नमस्कार, मैं ममता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता जो लगी है उसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक महान कृति है। यह खंड काव्य 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा है भविष्य खंड। तो आज हम अतीत खंड की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लेखक भारत की दुर्दशा को देखकर, जो हमारा देश परतंत्र है, जो कभी सोने की चिड़िया था, जिसकी चर्चा संसार में हुआ करती थी, आज वो गुलाम हुआ है। तो गुलाम भारत की दुर्दशा को देखकर कवि मैथिली शरण गुप्त जी शोक व्यक्त करते हैं। तो उस पर हम इस कविता को व्याख्या सहित मैं आज आपको करा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं भारत भारती। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गुंजे हमारी भारती। हे भद्र भाउद भावनी वह भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। कवि मैथिली शरण गुप्त जी पहली पंक्ति मंगलाचरण से शुरू करते हैं और कहते हैं कि मानस रूपी मंदिर में आर्यजन यानी महान व्यक्ति भारतवासी अपने हृदय रूपी भवन में माँ सरस्वती की आरती उतारते हैं और चाहते हैं कि माँ सरस्वती यानी हमारी वाणी में वो भगवान से, श्री राम सीतापति श्री राम से और कृष्ण के ज्ञान देने वाले प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि माँ सरस्वती का स्वर हर एक भारतवासी के हृदय में गूंज उठे। हाँ, लेखनी हत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृग कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। कवियर गुप्त जी कहते हैं अपनी लेखनी यानी कलम को संबोधित करते हुए कि हे कलम, तुम्हें अपने हृदय रूपी पत्र पर अब जो मैं कह रहा हूं वो कथा तुम्हें लिखनी पड़ेगी, और दृग कालिमा यानी आंखों के अंधेरी कालिमा में डूबकर सर्वथा स्वच्छंद होकर, आजाद होकर तुम्हें जो भी प्रस्ताव पारित करना पड़े तुम पास करो उसे, और कुछ ऐसा लिखो कि तेरी कलम की नोक से सोए हुए भारतीयों के हृदय में भाव जाग सके। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कवि गुप्त जी कहते हैं कि संसार में किसी का भी समय एक सा नहीं होता, समय सदैव परिवर्तनशील है। यह रात दिन की तरह, यह दुख सुख की तरह हमेशा घूमते रहता है। जो आज एक अनाथ है, कल क्या पता वह बहुत सारे लोगों का स्वामी बन जाए। जो आज उत्सव मग्न है, खुशियां मना रहा है, खुशी में डूबा हुआ है, कल पता नहीं किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण वो रोता रहे। तो इस तरह से समय गतिशील है।
चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन को ही हमारा यह अतुल उत्थान था। भारत की चर्चा पूरे संसार में थी। भारत संसार का सिरमौर था, सोने की चिड़िया था। उसकी सद्गुणों की कीर्ति से सब पूर्व परिचित थे और किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भारत की यह दुर्दशा होगी, भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएगा। क्या इस पतन का से यही है कि हमारा अतुल उत्थान पहले हुआ था? क्या उसी कारण आज हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा औन्नत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी औन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। बहुत ही गहराई से देखते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम है। जो आज उन्नत है कल वही अवनत होता है, यानी आज जो उन्नति के कगार पे है, जो उत्कर्ष पे है, कल क्या पता उसका पतन हो। हंसते प्रथम जो पद्म है, यानी कमल का फूल जो पहले खिलता है वो पहले मुरझा जाता है, वो पंख में मिलके समाप्त हो जाता है। और कोई कली ऐसी भी होती है, कोई फूल ऐसा भी होता है जो मुरझे पड़े रहता है और अंत में खिल उठता है। इस तरह से उन्नति और अवनति का क्रम चलते रहता है। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मरतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कर रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन क्या हो भला। उन्नति और अवनति प्रकृति का अखंड नियम है। प्रथम जो सूर्य जो है, मार्तंड मतलब सूर्य होता है, जो सुबह में आकाश में चढ़ता है और शाम ढलते ही वो डूबने लगता है। तो इस तरह से जो है अवनति ही हमारी उन्नति की कला कह रही है कि भारतवर्ष भी पहले बड़ा उत्कर्ष पर था और आज जो है परतंत्र हुआ है, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए है, इसलिए अवनति के कगार पे है। और जिसका उत्थान ही नहीं कभी हुआ है, जो कभी ऊपर चढ़ा ही नहीं है, उसके गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए पतन को देखकर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच है तो जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं तो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हराश हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। समुन्नति के अनंतर की कोई चिंता नहीं है जिसका कोई अंत न हो। सोच तो इस बात की है कि जिसका पतन हो रहा है उसका फिर से उन्नति न हो, यानी उत्कर्ष और पतन, उत्थान और पतन, ये इसका क्रम चलते रहता है। उत्थान के बाद पतन हो, पतन के बाद उत्थान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण दिखाई देता है और धीरे धीरे उसका ह्रास होता है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे फिर उसका नवीन विकास हो जाएगा। लेकिन भारत रूपी आकाश मंडल और चंद्रमा का दूसरा ही हाल है, क्योंकि इसका फिर से नवीन विकास नहीं हो रहा है, जो यह बड़ा ही चिंता का विषय है।
है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कब से तीसरी हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। कवि कहते हैं कि ठीक ऐसी ही दशा भारतवर्ष की है, हतभाग्य यानी दुर्भाग्य भारतवर्ष की है, और इसके विकास का कब से इतिश्री हो चुकी, समाप्ति हो चुकी। इसके अखिल उत्कर्ष अब नहीं हो रही है जो कभी हो रहा था। हम इतने उन्नत थे, संसार में हमारी चर्चा हुआ करती थी, पर सोच है कि केवल यह गिरता ही, नित्य गिरता ही जा रहा है। जब से फिरा है देव इससे, यानी जब से भारतवर्ष का भाग्य फिरा है तब से नित्य फिरता ही गया, इसका नवीन विकास नहीं हो रहा है। यह बड़ा ही शोचनीय स्थिति है। यह नियम है उद्यान में पक कर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहां। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। कवि भारत की स्थिति पर गहरा अफसोस जताते हुए कहते हैं कि प्रकृति का तो नियम है कि जिस उद्यान में पेड़ पे सूखे हुए पत्ते जो है गिरते हैं और उसके स्थान पे कोमल लहलहे पत्ते फिर से निकल आते हैं, पर हाय इस भारत रूपी उद्यान का तो हाल ही दूसरा है। यहाँ पर पत्ते गिरने के बाद वहां नए नए संत रूपी, विद्वान रूपी, क्रांतिकारी रूपी नौ पल्लव नहीं निकल रहे हैं। यह बड़ा ही सोचने की बात है। और इस भारत रूपी उद्यान जो नित्य प्रति सूखते ही जा रहा है, इसे पतझड़ कहें या इसका सूखना कहें या काया पलट या मृत्यु कहें, क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर नवीन पत्ते उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ है अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ है, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। कवि भारतीय स्थिति को देखते हुए कहते हैं कि अब भारत में अनुकूल शोभा जो पहले हुआ करती थी, मेन सुरभि है जो सुषमा है, उस खुशबू देने वाले फूल अब कुम्हला गए हैं। अब पहले जैसा यहाँ पे वो फल रसाल ज्ञान रूपी, विद्या रूपी, वो नए नए फल रसाल जो भारत में पनपा करते थे, हुआ करते थे, वो अब उसका अभाव है। और इस विशाल उद्यान में, भारत रूपी विशाल उद्यान में अब केवल स्वार्थ, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, दंभ इत्यादि रूपी झाड़ और झंखाड़, झाड़ियां बस पैदा हो रही है। इसलिए भारत रूपी उद्यान का तन सूख कर कांटा हो गया है और अब यहाँ शेष है तो केवल हाड़ बचा हुआ है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब ओर घेर जला रहा, तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर अधिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। कवि गुप्त जी कहते हैं कि इस दृढ़ दुख दवानल में सब ओर से विपत्ति घेरा हुआ है भारतवर्ष को, और उस पर से अदृष्टाकाश यानी आकाश रूपी भाग्य भी उल्टा है, विपदाओं का, दुखों का व्रज चला रहा है। यद्यपि भारतीयों के नेत्रों के जल इस आग को बुझा सकता है, पर हाय हमारे भारतीय कुछ लोग इतने स्वार्थमय हो गए हैं कि देश के प्रति
उनका जो प्रेम है, स्नेह है, कर्तव्य परायणता है, जो गुण है, वो सूख चुका है। उनके देश के प्रति जो अनुराग होना चाहिए वो अनुराग सूख गया है। इसलिए जो है भारतीयों के नेत्र इस गुलामी रूपी अग्नि को बुझा नहीं पा रहे हैं। सहृदय जनों के चित निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित तप्त को इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कभी कभी। कवि गुप्त जी कहते हैं कि सहृदय यानी अच्छे लोगों के निर्मल हृदय, चित्त यानी मन शीशे के खाली गिलास की तरह, कांच के खाली गिलास की तरह खाली पड़ा हुआ है। हालांकि दया के कारण उनका हृदय द्रवित हो रहा है और उनके जो है गुलामी के दंश को देखकर उनका हृदय उस ताप से जल रहा है, उस आंच से जल रहा है। भारतीयों को कभी चिंता वर्तमान दुख की हो रही है, तो कभी भूतकाल के जब हमारा देश काफी उन्नत था, कभी उस विषय में सोचते हैं, तो कभी भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। इस तरह से भारत के दूरदर्शी संत, महात्मा, क्रांतिकारी, प्रबुद्धजन इस बात से बड़े चिंतित है कि कभी भारत का गौरवगान हुआ करता था। यहाँ के गौरवगान से सभी देश परिचित हैं और आज भारत की स्थिति ये है कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं और भविष्य में आगे हमारा क्या हाल होगा, इस बात को लेके यानी वर्तमान, भूत और भविष्य को लेके बुद्धिजीवियों का चित्त जो है चंचल हो रहा है। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहां। कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। कवि कहते हैं कि आज जो विषय लेकर मैं चला हूँ, आज जो भारतवर्ष की मैं कहानी कह रहा हूँ, जो जहाँ पे हैं, जो लोग हैं सुन रहे हैं, क्या वे सजग हो सकेंगे? क्या अपने में वो सुधार लाएंगे? हालांकि कवि का काम बड़ा कठिन होता है, वो वर्तमान स्थिति को एक आईना दिखाता है, लेकिन कवि कहते हैं कि इस काम के लिए मैं कोई धृष्टता नहीं कर रहा हूँ। आज मैं एक उत्कृष्ट विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मानना है कि अगर विषय उत्कृष्ट हो तो उस पर महान विचार रखा जा सकता है और उस पर महान सोच होगी भारत के प्रति। इसलिए विषय उत्कृष्ट कवि रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि जितने भी लोग आज इस विषय को सुन रहे हैं वो क्या सजग हो पाएंगे या नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और पता नहीं क्या आगे होंगे और क्या स्थिति होगी। आओ हम सभी भारतवासी इस समस्या पर मिल बैठकर विचार करें, इस समस्या का समाधान के लिए कुछ सोचें। यद्यपि हमें अपना इतिहास पूरा पता नहीं है, फिर भी हमें अपने भारत की जो कभी सोने की चिड़िया थी, भारत संसार को न जाने कितना कुछ दिया, इस ज्ञान से भी हम उतने अधूरे नहीं हैं। तो आओ हम सभी मिलकर इस समस्या के समाधान में एक साथ होकर मिल बांटकर इस समस्या का समाधान करें, ताकि भारत गुलामी की जंजीरों से बाहर हो जाए। एकता में जो बल है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से आज मैंने भारत भारती
कातित खंड मैंने कराया। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। तो आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।